और सीधे रुख करते हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है। नेट पे जाए आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए, आप भी आइए। लेकिन जो पूर्वांचलियों का इंसल्ट करी थी आपने, उन लोगों की इंसल्ट जो करी थी कि 500 रुपए के टिकट पे आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवा के चले जाते हैं, और इनके कारण कितने आपने टेस्ट कर दिए, इन सब चीजों का जवाब दें। और इसलिए केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की। और अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में ये टिप्पणी लेकर आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ टिप्पणियां थी जो भ्रमित करने की थी, तो इसलिए मैंने प्रश्न भी पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे आ जाइए पहले। अच्छा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। कोई जांच होएगी, अधिकृत जांच होएगी, उसके आधार पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में अवश्य होगी। दिल्ली में वो फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ भ्रमित करते हैं। आप किस तरह से देते हैं, क्या रेट लगाते हैं, उस पर आ जाइए हमारे सामने। मैं आपसे कह रहा हूँ, 2 करोड़ की जनता के बीच में किन लोग कितनी संख्या को देते हैं, उस संख्या का तुलना यहाँ पे कर लीजिए, हम भी देते हैं वो। ऐसा है, फिर आप बहुत आपने बहुत विद्वान, आप पत्रकार भी हो, तो थोड़ा सा जो केंद्र से उनको धनराशि मिलती है अंडर 14th फाइनेंस कमीशन, उसकी भी तुलना कर लो। तो एक सेकेंड, हर चीज का जो बजट मिलता है उससे तुलना करिए और उसका यूटिलाइजेशन करिए। इस तरह से प्रश्न जो पूछे उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जो है, तो उससे तो बेहतर हमने टेलीमेडिसिन दिया है, टेली रेडियोलॉजी दी है, टेली कंसल्टेशन दिया है, हमारे CHC चल पड़े हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो टेलीमेडिसिन जो मोहल्ला क्लिनिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो टेलीमेडिसिन का ही है कॉन्सेप्ट मोस्टली। दोनों सरकारें अपना काम कर रही हैं और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यहाँ पर चुनाव हमने बोला ही नहीं, हम तो स्वागत बोल दिया। हमने क्या बोला, आपने सुना नहीं? अखिलेश यादव कल अयोध्या में कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार है, भगवान राम मंदिर बनेगा, तो हम सब परिवार आएंगे, बीजेपी का राम नहीं। हमने तो कहा ही नहीं, हम तो हमेशा से कह रहे हैं सबके राम है। आप ही नहीं मानने को तैयार थे, आप ही तो अपोज करते थे, क्योंकि आपकी तो तुष्टिकरण की राजनीति थी। हमने तो कहा था पुरुषोत्तम राम, हम ही ने तो कहा था राम राज होना चाहिए, हम तो कह रहे थे। आप ही के सहयोगी, आप ही लोग मिलकर उसका विरोध कर रहे थे। कौन जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ता था, उन्हीं के साथ आप हाथ मिला रहे थे ना। चलिए, तो फिर उन्होंने करवाया तो हमें तो करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फिर बता दें हम क्या कर रहे हैं। आप ही ने सब कर दिया, तो आप बताओ ना आपने क्या जो करा, तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ रही है? फिर हमें पड़ रही है तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक, हरियाणा और गुजरात और मध्य
प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, चाहे वहाँ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो आप उत्तर प्रदेश में कानून बनाए, चाहे अध्यात्म को हो, चाहे करप्शन को लेकर हो, और चाहे जो है लोगों से वसूली करने को लेकर जो संपत्तियों को नुकसान किया है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से सीखना बाकी आपके प्रदेश एक रोल मॉडल की तरह? मैंने बहुत पहले कहा था, एक बहुत पुरानी कहावत थी जिसके बारे में मैंने कहा था, वो बंगाल के ऊपर होती थी। जो बंगाल आज करता है, भारत कल करता है। तो मैंने आज से बहुत दिन पहले कहा था, एक फिक्की का एक प्रोग्राम था, उसमें कहा था कि जो यूपी अब करता है, भारत कल करता है। धन्यवाद। भाई पकड़ा दो। सिंह को आप सुन रहे थे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आप पार्टी को विधानसभा चुनाव में उतारने वाली है, उसके बाद बीजेपी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उनका स्वागत है, लेकिन जिस की बात वो कह रहे हैं कि सुविधाओं की कमी है उत्तर प्रदेश में, वो सुविधाएं तो हम लगातार दे रहे हैं। और अगर दिल्ली से तुलना उत्तर प्रदेश की करते हैं तो बिल्कुल इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो कह रहे हैं बिजली पानी हम मुफ्त दे रहे हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी हम देंगे, तो वो हम पहले से दे रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बातें, वार पलटवार शुरू हो चुका है। सपना देख रहे हैं केजरीवाल, सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा। हालांकि हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश में उनका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 का चुनाव दूर नहीं है और अब चुनावी रण बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए आप शुरू कर लेते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले को, और सबसे पहले खबर लेते हैं लखनऊ से। लखनऊ के आशियाना इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी मच गई। बाइक सवार बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को गोली मारी। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, खाना बना रही महिला बेहोश होकर गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया, महिला को भी बचाया गया। मुरादाबाद में लव जिहाद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। सीजीएम कोर्ट ने दिया पिंकी को उसकी सास के सुपुर्द करने का आदेश। पुलिस ने बजरंग दल के दबाव में पिंकी के पति को भेजा था जेल। मुजफ्फरनगर पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर, अंतिम विदाई में जुटा जन सैलाब। कल छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे सीआरपीएफ के कमांडेंट विकास। बदायूं में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, नीचे साइकिल सवार की दबकर मौत। बिलसी मुजरिया मार्ग पर हुआ हादसा। अमेठी में एआरटीओ के सर्वेश सिंह की कार्रवाई से ओवरलोडिंग ट्रक चालकों में मचा हड़कंप। 8 ओवरलोड ट्रकों का चालान कर लाखों का राजस्व वसूला। सुल्तानपुर में कार को ट्रक ने मारी टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों में से 3 की मौत, 2 घायल। सुल्तानपुर में रस्सी के फंदे से लटकता मिला युवक युवती का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा केस। सोनभद्र से एसपी नेता की गोली मारकर हत्या, सिंगरौली से सोनभद्र आ रहे थे एसपी नेता, पहले भी हो चुका था जानलेवा हमला। ललितपुर में हथियार से लैश बदमाशों ने एक साथ 2 घरों में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बागपत में युवक ने सीएम से लगाई मदद की गुहार, युवक ने किया था लव मैरिज, लड़की को मायके वाले जबरन ले गए, युवक को भी मारने की धमकी दे रहे। फतेहपुर में बरामदे में सो रहे ट्रांसपोर्टर मजदूर की शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फतेहपुर में मछली का शिकार करते समय पलटी नाव, हादसे में गंगा में डूबने से एक मछुआरे की मौत। जौनपुर में कार और बाइक की भीषण टक्कर, बाइक सवार जीजा साली की मौके पर मौत, कार सवार मौके से हुआ फरार। हरदोई में अतिक्रमण के नाम पर महिला की गिराई झोपड़ी, एडीएम ने कहा अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पर थी झोपड़ी। हाथरस में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली मसाला बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, मौके से भारी मात्रा में नकली मसाला बरामद। और एक बार फिर से रुक करते हैं सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मित्र निकले हुए हैं, अब पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऑक्सी मित्र निकले हैं, तो वो ऑक्सी मित्रों से कह देते आपका भी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश की भूमि पे जांच कर लेते तो शायद उनको ज्यादा समझ आ जाता अनाउंसमेंट के पहले। लेकिन लोकतंत्र है दोस्तों, तो स्वागत सभी का करना चाहिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की, और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो
दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल जी, ये आजकल हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणियां की थी और ये कोविड मैनेजमेंट पे ही की थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, जिसको मैं पढ़ के सुना भी देता हूं, और उसने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जब मामला बढ़ रहा था, कोविड का मामला बढ़ रहा था, तो आप क्यों नहीं जागे। ये सरकार के ऊपर टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, कोविड मैनेजमेंट जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। और फिर कहा था, पिछले 18 दिनों में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, क्या वह उन्हें इसका जवाब दे पाएगी कि जब शहर में मामले बढ़ रहे थे तब प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए। और इसका तो जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के बारे में। कहीं कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तुलना पता नहीं किस प्रकार से वो करते हैं। आपके यहाँ तो 2 करोड़ की आबादी है, हम तो 24 करोड़ के आबादी का है, हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। मगर जब आपके 2 करोड़ की संख्या के अंदर हम देखते हैं तो कोविड के पेशेंट जो है वो 6,08,000 आते हैं 2 करोड़ के तुलना में, और हम 24 करोड़ के ऊपर करते हैं तो हमारे यहाँ 5,66,000 आते हैं 24 करोड़ पे। तो तुलना आप करिए, कहीं परसेंटेज निकाल लीजिए आम आदमी पार्टी के लोग और उसका जवाब दे दें। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ टेस्ट होते हैं, 24 करोड़ में 2 करोड़ हम टेस्ट करते जा रहे हैं, और आप अभी तक 72 लाख पे पहुंचे हैं। अब पूरे दिल्ली के जितनी आबादी उसी के कर लेते हैं, हमारे साथ तुलना कर लेते। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा कोविड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अब दूसरी तरफ मैं चलूं तो आपके यहाँ केजरीवाल जी, ये तो जवाब दे दीजिए, हमने तो 2 एम्स ऐड करे हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो एक एम्स जो पुराना बना है उसी को आप संभाल नहीं पा रहे, उसी पे आप बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने 52 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 4 साल में योगी सरकार ने ऐड करे, आपने कितने, उसका जवाब आप दे दीजिए तो हम लोग को समझ आ जाएगा। आप सुशासन की बात करते हैं तो मैं औद्योगिक की थोड़ी सी बात कर लूं। हम लोगों ने, योगी जी ने 4 लाख सीधा रोजगार दिया है और 1.25 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया है। हमारी अनेक MSME की स्कीम्स चल रही हैं, ये चल रहा है। आपके यहाँ आंकड़े मेरे नहीं है, आपके यहाँ 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को, तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए। फिर केजरीवाल जी, आपके यहाँ आप स्कूलों की बातें करने लगते हैं। सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ 1000 हैं, उत्तर प्रदेश में 1,35,000 हैं, और 50,000 जो स्कूल्स हैं उनकी कायाकल्प जो होती है उस योजना के तहत जाके देखिए तो जनता बताएगी। गांव में जाके देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा ऑक्सीमीटर लेके घूम रहे ऑक्सी मित्रों से अपना ही एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए, हम बहस करने को तैयार हैं। मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं, बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था,
उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए, और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है। आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी, उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। ये मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में, हर जगह ये छपा हुआ है। नेट पे जाएं, आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए, आप भी आइए। लेकिन जो पूर्वांचलियों का इंसल्ट करी थी आपने, उन लोगों की इंसल्ट जो करी थी कि 500 रुपए के टिकट पे आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवा के चले जाते हैं, और इनके कारण कोविड के बेड नहीं मिल पाते, लोगों को, दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता। उसका तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ जवाब है, आपको हाईकोर्ट का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने टिप्पणी करी थी। पूर्वांचलियों के इंसल्ट का जो जवाब है उसको आपको देना चाहिए। आपसे मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करा, आपने कितनी दी? आंकड़ा आपका है 45% का। आपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? आपने एम्स कितने दिए? कोविड मैनेजमेंट में आपके यहाँ प्रतिदिन टेस्ट कितने होते हैं? कितने आपने टेस्ट कर दिए? इन सब चीजों का जवाब दें। और इसलिए केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की। और अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में ये टिप्पणी लेकर आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ टिप्पणियां थी जो भ्रमित करने की थी, तो इसलिए मैंने प्रश्न भी पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे आ जाइए पहले। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उस पर पलटवार करते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, जिसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, अरविंद केजरीवाल की वो बात से सुनाते हैं आपको। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है?
और इसी पर बातचीत करने के लिए रंजना हमारे साथ लखनऊ से और शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, आपके पास आएंगे, उससे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना, आज जिस तरह से आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव यानी 2022 में उतरने का ऐलान किया है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें अरविंद केजरीवाल ने की जिसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह को आना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली से अलग है, चुनौती बहुत है, वेलकम हम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहां आएंगे तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? रंजना। बिल्कुल, जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनौतियां गिनाई और कहा कि 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली और उत्तर प्रदेश की आबादी में बहुत फर्क है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से सरकार काम की है, उसको देखना होगा और उसको आबादी के परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। उन्होंने कोरोना काल के जो काम है उनको भी गिनाए और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उन बयानों को भी याद दिलाया जो उन्होंने कोरोना काल में जो दिया था पूर्वांचल के लोगों को लेकर के। तो इस तरह से देखा जाए तो एक जो 2022 की राजनीति है वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी, हम कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही हो चुकी थी जिसका बीजेपी ने जवाब दिया है और सरकार की तरफ से प्रवक्ता सरकार के सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिस तरह से सरकार के कामकाज को लेकर के अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है, भले ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में स्वागत है और वो आए और लड़े, लेकिन एक तरह से जो जवाब था उनके, वो जिस तरह से सवाल उठाया था अरविंद केजरीवाल ने, उनके हर सवाल का जवाब दिया सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और 2022 की बात जो है वो उन्होंने कही कि यहाँ पे चुनौतियां क्या क्या है वो देख लें और हर सवाल का जवाब देकर ही वो आए। बिल्कुल, और स्वागत। रंजना 2014 की याद भी दिला दी सिद्धार्थनाथ सिंह ने। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बनारस में क्या हश्र हुआ था 2014 में वो भी याद कर लें। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि एक तरह से मैसेज था सिद्धार्थनाथ सिंह का कि यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, ना कि आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी का हश्र 2014 में ही ये हो चुका था, जबकि यहां से इतने सांसद चुन के गए, केंद्र में सरकार बनी, 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, उस समय क्या स्थितियां थी, तो वो सारी बातें याद दिला गए सिद्धार्थनाथ सिंह। तो इस तरह से एक चुनौती उन्होंने पेश की अरविंद केजरीवाल के सामने कि वो आए, मैदान में आए, 2022 के लोकतंत्र में सबका स्वागत है, लेकिन वो चुनौती जो है उन्होंने एक तरह से चुनौती पेश की अरविंद केजरीवाल के सामने। बिल्कुल, शंकर भी हमारे साथ है। शंकर, अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, आज जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया, इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर खलबली मच गई। सिद्धार्थनाथ सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि स्वागत है लेकिन चुनौतियां बहुत है। अब आप किस तरह से उत्तर प्रदेश में उतरेगी, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ। अब 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन तैयारी किस तरह की? देखिए, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि इस मामले में काफ़ी वो पॉजिटिव हैं और जिस तरह से दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में भी चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा था, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने किला जो फतह किया, उसके बाद पंजाब की बात करें, पंजाब में भी उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर वो उभर के बाहर आई, यहाँ तक कि गोवा में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी वो तमाम तैयारियां कर रही हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर और इस मसले को लेकर विशेष तौर पर आज भी कई महत्वपूर्ण बैठक हुई। और बात करें जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो वही 3 जो प्रमुख मुद्दे हैं, बिजली, पानी और मेडिकल जैसे सुविधाएं और शिक्षा की जैसे क्षेत्र के मसले को लेकर वो उत्तर प्रदेश में कूच करेगी। लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश के जो लोग, उनकी जो मूलभूत समस्याएं और मूलभूत आवश्यकताएं वो दिल्ली की अपेक्षा वहाँ पर अलग है और वहाँ पर इतनी देश का जो सबसे बड़ा जो एक राज्य कहा जाए और उसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर राजधानी दिल्ली में अगर सरकार बनाना है, यानी केंद्र सरकार में अगर यहाँ पर अगर सत्ता पे काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश के रास्ते से आना होता है। तो कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश, इसलिए ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कह तो दिया कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आपको वो वहां से उतरेगी और वहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन पंजाब में किस तरह से हश हुआ? हमने देखा कि लीड करते करते अचानक पार्टी में ही विवाद शुरू हो गया और पार्टी पीछे की तरफ आ गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना और उसमें कूदना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि तैयारी थी, संजय सिंह को वहां पर भेजा था, बहुत सारी थी, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत है और अगर चुनाव में उतरना है तो पूरी तैयारी के साथ, और ऐसे में जब बीजेपी वहां पर पूरी तरह से काबिज है। निश्चित तौर पर देखिए, मैंने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब बातचीत किया तो यही सवाल किया कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और वहाँ के लोग बड़े ही अलग तरीके से राजनीति करते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं।
तो इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना था कि हमारे पास जीरो है, हमारे पास, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा और जीरो से अगर कुछ भी अगर मिलता है तो हमारे लिए गेन होगा, लॉस हमारा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी लेकिन बात वहां कही पर कि अगर मैदान में तो कूद पड़े हैं, अगर कुछ भी गेन होता है तो वो उनके लिए बेनिफिट है, हारने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये जीतने के लिए बहुत चीज है। रंजना, आज जिस तरह से सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि वेलकम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन जब मॉडल वो दिल्ली का लेकर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो कारगर नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हारने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जीतने के लिए बहुत कुछ है, तो क्यों ना दांव लगाया जाए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का जो मानना है कि उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरह से वो एंट्री है, और जब एंट्री कोई करता है तो ये सोच के करता है कि हमको अपने संगठन का, अपनी पार्टी का विस्तार करना है। तो ये विस्तार करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और अगर यहाँ पे उनका संगठन फैलता है, जो बात कही जाती है कि दिल्ली से का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है, तो एक संगठन का विस्तार होगा। उनके पार्टी जब हर जगह चुनाव लड़ेगी, अगर सभी सीटों पे वो जाती है तो उनके संगठन का विस्तार होगा, वहां लोग उनके बनेंगे, पार्टी के सदस्य बनेंगे। तो इस तरह से ये 2022 में उनका अनाउंसमेंट जो है चुनाव लड़ने का, वो सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, वो संगठन का विस्तार की बात, वो संगठन का अपना विस्तार करेंगे 2022 में। अगर उनका पार्टी कुछ भी परफॉर्म करती है तो उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा, प्लस पॉइंट होगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। तो जिस तरह से उनको उत्तर प्रदेश की चुनौतियां है, वो चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन मॉडल जो गिनाए वो दिल्ली वाला ही मॉडल वो गिना कर आए। उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स जो है उससे उबरना जो है इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए मुश्किलें उनके सामने बहुत होगी जब वो यूपी में एंट्री करेंगे। और इसीलिए सिद्धार्थ नाथ सिंह ने उनको बनारस की याद दिलाई कि बनारस में क्या हश्र हुआ था। तो ये जो हमने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स से उबरना उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है, तो विकास की बातें बिल्कुल सही है, लेकिन जब वो आते हैं संजय सिंह को, लगातार संजय सिंह उनके जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और लगातार इस बात को, किसानों का मुद्दा हो या विकास के और मुद्दे हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये हुआ, बिल्कुल, तो राजनीति उत्तर प्रदेश में करने की आपकी तैयारी, चुनौती बहुत ज्यादा, लेकिन आपका कहना है खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इधर अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसने भी कह दिया है कि स्वागत है आपका, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है, हम आपका स्वागत उत्तर प्रदेश की राजनीति में करते हैं। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।